आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। ठीक है, बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिवर बोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिसको देखिए, जो बेस्ड है एडिशन ऑफ वेक्टर पर। पहला क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट उत्तर की ओर 25 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करती है, चाल से चलना प्रारंभ करती है। उस क्षेत्र में नदी के जलधारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। यदि जलधारा की दिशा दक्षिण से 60 डिग्री पूरब की ओर हो, तब बोट का परिणामी वेग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। लेकिन फिगर से पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वह देखिए। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन फिक्स कर लें, किसको उत्तर मानेंगे, नॉर्थ मानेंगे, किसको ईस्ट मानेंगे, किसको साउथ मानेंगे। सपोज दैट यह उत्तर है, नॉर्थ है, सॉरी यह ईस्ट है, यह ईस्ट है, पूरब है। बचपन में यही पढ़े हैं कि पूरब की ओर सिर करके खड़े हो जाइए, बाईं ओर उत्तर, पूरब की ओर सिर करके खड़े हो जाइए, बाईं ओर उत्तर, दाहिनी ओर दक्षिण, पीछे पश्चिम। यही आप पढ़े हैं बचपन से। क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव जो है 25 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करती है उत्तर की ओर। तो इसको हम मान लेते हैं VB बोट 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस रीजन में पानी का वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन दिया हुआ है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये साउथ है, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। VR या VW वाटर करंट। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर का योगफल। नाव चलना प्रारंभ की है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर की ओर। पानी उसको बहा के ले जाना चाह रही थी दक्षिण से 60 डिग्री पूरब की ओर। तो नाव किधर जाएगी? निश्चित रूप से नाव दोनों वेगों के प्रभाव में, दोनों के योगफल की दिशा में जाएगी। ठीक है, नाव किधर जाएगी? दोनों वेगों के प्रभाव में, दोनों के योगफल यानी कि परिणामी की दिशा में जाएगी। और हम आपको समानांतर चतुर्भुज नियम में बता चुके हैं कि दो सदिश को किसी समानांतर चतुर्भुज के जुड़े हुए भुजाओं के द्वारा अगर निरूपित किया जाए तो योगफल समानांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो दोनों के टेल से होके गुजरता है, वही योगफल को निरूपित करता है। दो सदिशों को समानांतर चतुर्भुज की दो जुड़े हुए भुजाओं के द्वारा निरूपित कर दिया गया, तो जो उनका योगफल है वह किधर जाएगा, कैसे निरूपित होगा?
दोनों के टेल से जो डायगोनल पास कर रहा है, जो विकर्ण पास कर रहा है, वही दोनों के योगफल को निरूपित करेगा। ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल व्हिच इज पासिंग थ्रू देयर टेल्स रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। यहां दो वेलोसिटी है, दोनों का सम क्या होगा, v होगा, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, डायगोनल यानी कि कर्ण की दिशा में होगा। अब इस v का हम लोग परिणामी निकालेंगे, v का परिमाण निकालेंगे। इस परिणामी वेग का यानी दोनों वेगों के योगफल का परिमाण निकालेंगे। तो फॉर्मूला मैं आपको एकमात्र बताया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि हमको किसी को a मानना है, किसी को b मानना है, और दोनों के बीच के कोण को थीटा मानना है। तो हम मान लेते हैं यह a, इसको मान लिए b, और दोनों के बीच का एंगल यह कितना होगा, निश्चित रूप से यह 60 है, तो यह कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्यों 120 हो जाएगा, इसलिए कि ये पूरा एंगल मिल करके कितना होता है, 180 होता है। इसलिए यह कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 120। तो अब हम इस फॉर्मूला पर डालेंगे। ठीक है। अब परिणामी वेग का परिमाण, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट यानी कि दोनों का सम, वेक्टर सम, सदिश योग। ठीक है। आर की जगह भी लिए हैं, आर की जगह भी लिए हैं, भी दे दिए, ए की जगह भी लिए हैं, भी हो गया, बी की जगह भी डब्ल्यू लिए हैं, भी डब्ल्यू हो गया, प्लस 2ab 2vb भी डब्ल्यू, और थीटा की जगह कितना है, 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, वैल्यू रखेंगे। vb का वैल्यू कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। सेंस कॉस 120 इक्वल टू -1/2, -1/2 होता है। ये वैल्यू हमने यहां रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 250 होगा। ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो गया, यानी -250। अब कहने का मतलब है कि ये माइनस नहीं है, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में है। कॉस 120 का वैल्यू -1/2 है, इसलिए इस माइनस का हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना बचा, आप खुद देख लीजिए, 475। v बराबर 475, रूट निकालिएगा तो ये 21.8 के आसपास आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स 22 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया परिणामी वेग, यानी दोनों वेगों का योगफल। बोट का वेलोसिटी और पानी का जो वेलोसिटी था, पानी का जो वेग था, दोनों वेगों का योगफल परिणामी हो गया 21.8 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। अगर नदी का पानी शांत रहता तो नाव कैसे जाती, उत्तर की ओर जाती 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। ठीक है।
लेकिन नदी के बहाव की दिशा दक्षिण से 60 डिग्री पूरब थी, दक्षिण से 60 डिग्री पूरब थी। तो दोनों वेगों के प्रभाव में नाव चला गया विकर्ण की दिशा में। किस वेग से? 21.8 मीटर पर सेकेंड, 21.8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। अब है हमको डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है वह है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। कब? जब अल्फा ए की दिशा से एंगल बन रहा है तब ये फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए इसको माने हैं इसलिए इस एंगल को हम लोग अल्फा मानेंगे। यह भी हो गया। इस एंगल को हम लोग क्या मानेंगे? अल्फा मानेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं। ठीक है, क्या एक लाइन पहले लिखना होगा कि यदि परिणामी वेग का मतलब हो गया दोनों वेगों का योगफल। यदि परिणामी वेग VB से अल्फा कोण बनाते हैं तब इफ the resultant velocity makes angle alpha with the direction of velocity VB, यानी बोट के वेलोसिटी से, बोट का जो ओरिजिनल वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन से दोनों वेगों का सम कितना एंगल बना रहे हैं? अल्फा बना रहा है। तो क्या हम लोग देंगे? tan अल्फा बराबर b को क्या माने हैं? VW को b माने हैं, VW साइन 120 डिग्री बाई a की जगह क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे, यानी VB लिखेंगे VB प्लस VW cos 120 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यू डालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू जब हम लोग डालेंगे तो देख लीजिए क्या होगा। VW हो जाएगा 10 साइन 123 कितना हो गया? 120 कितना हो गया? √3/2 हो गया। VB क्या है? 25 है, प्लस VW क्या है? 10 है, cos 120 माइनस 1/2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना हो रहा है। ये कैंसिल होकर के हो गया ऊपर 5√3, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, ये 5 बच गया, 5√3 ऊपर हो गया, नीचे 2 से 10 कैंसिल हो गया, 5 बचा, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 यानी कि कितना हो गया? यह हो गया 5√3/20। कट करके कितना हो जाएगा? 5 और 20 को काटिएगा तो कितना बचेगा? वह बचेगा √3/4, यानी कि √3/4 बचा। और tan में √3/4 का कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू। tan में √3/4 का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे? ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हुए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/4 डाल देंगे। समझ में आई बात? ये इतना डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट ऑफ
नॉर्थ, उत्तर से पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है यदि नदी का पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही हो और व्यक्ति नदी के पानी के लंबवत तैरना प्रारंभ करता है। नदी के पानी के बहाव की जो दिशा है उसके लंबवत तैरना प्रारंभ करता है, तब 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। The river is flowing with a speed 3 kilometer per hour. If the man starts swimming in the direction perpendicular to the direction of water current, then calculate the time taken by the man to cross the river of width 1 kilometer. ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। एक मिनट। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, river 1 kilometer wide and distance traveled by the man in another bank of river। तो सबसे पहले फिगर देख लीजिए क्या है, कैसे चलना प्रारंभ करेगा। ये नदी है 1 किलोमीटर वाइड, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना है व्यक्ति को। अगर नदी का पानी शांत है तो व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सीधे चला जाएगा, सीधे नदी पार कर जाएगा। अगर पानी स्थिर है तो व्यक्ति पॉइंट ओ से चलना प्रारंभ करेगा और सीधे पहुंच जाएगा कहां पर, पॉइंट ए पर। ठीक है। इस व्यक्ति का जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, ओरिजिनल जो स्पीड है vm, वह है 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन नदी का पानी स्थिर नहीं है, नदी के पानी में कुछ बहाव है। सॉरी 25 नहीं, 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन नदी के पानी में कुछ वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है। कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। नदी के पानी का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। और यह व्यक्ति नदी के पानी के 90 डिग्री पर चलना प्रारंभ करता है, तैरना प्रारंभ करता है। अब देखिए क्या स्थिति है। व्यक्ति चलना शुरू किया है नदी के पानी के लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नदी पहले से बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। निश्चित रूप से व्यक्ति किस वेलोसिटी से जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट यानी कि योगफल यानी कि परिणामी वेग की दिशा में। और वह दिशा क्या होगी,
हम आपको बता चुके हैं समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। यहां पर जो आयत दिखाई दे रहा है उसका विकर्ण इस दिशा में जाएगी। व्यक्ति चलना शुरू किया ऐसे, नदी बहा के ले जा रही है ऐसे, लेकिन दोनों वेगों के प्रभाव में वह व्यक्ति ऐसे तैरते हुए यहां पर पहुंचेगा। यानी कि इसको पॉइंट बी मान लीजिए, इसको पॉइंट सी मान लीजिए। दूसरे किनारे पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहले व्यक्ति का परिणामी वेग क्या होगा, यानी दोनों वेगों का योगफल क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यह देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन। व्यक्ति का परिणामी वेग, व्यक्ति का परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या होगा, v इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला था। vm को a मानेंगे, vr को b मानते हुए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर प्लस 2vm vr cos 90, cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 लिखेंगे, इसलिए कि दोनों वेवों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये देख लीजिए, नदी के पानी का वेग है ऐसे, व्यक्ति चलना शुरू किया ऐसे, तैरना शुरू किया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि पहले हम लोग वैल्यू रख के वेलोसिटी निकाल लें। रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्यक्ति का परिणामी वेग, किस वेग से पहुंचेगा, चलना शुरू किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, पानी उसको बहा के ले जा रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, सामने न जा करके, ठीक सामने न जा करके पहुंच गया x मीटर की दूरी तय करके पॉइंट सी पर, लेकिन पहले किस वेग से पहुंचा हुआ देखिए। व्यक्ति का परिणामी वेग, परिणामी वेग v बराबर vm की जगह रखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर, vr की जगह रखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 90 हो गया 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0, बचेगा कितना, 16 प्लस 9 प्लस 24 इंटू 0, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, 0 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि 16 प्लस 9 25 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी से व्यक्ति कहां पहुंचेगा, पॉइंट सी पर पहुंचेगा। ठीक है, तो वेग निकल गया। अब हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पहले से पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमको समय निकालना है। अभी तो परिणामी वेग ही निकला है, यानी चाल निकला है। किस चाल से व्यक्ति नदी पार करेगा वह निकला है। क्या चाहिए हमको, दूरी चाहिए, यानी दूरी ओसी चाहिए।
दूरी OC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो अनुपात AC बटा OA का है, जो अनुपात AC और OA का है, वही अनुपात x और 1 किलोमीटर दूरी का है, वही अनुपात ये जो वेग है उस वेग और इस वेग का है। फिर से देखिए यहां मैं क्या कह रहा हूं। अब चित्र से, नाउ फ्रॉम फिगर, AC बटा OA, AC बटा OA का जो अनुपात है वही अनुपात x बटा 1 किलोमीटर का है, वही अनुपात VR बटा VM का है। जो AC है वही OB है, जो AC है वही OB है, यानी कि VR बटा VM है, VR बटा VM है। फिर से देखिए, जो AC है वही OB है, और जो OB है वह VR है, यानी VR और VM का वही अनुपात है जो AC और OA का है, जो x और 1 किलोमीटर का अनुपात बराबर है। यूनिट अलग अलग है, वेग है, यह दूरी है, यह वेलोसिटी है, यह डिस्टेंस है, लेकिन रेशियो सेम है, क्योंकि x को AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OA को 1 किलोमीटर को OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी OA के द्वारा 4 किलोमीटर पर आवर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी AC के द्वारा OB यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इक्वल नहीं है, वेलोसिटी का रेशियो इक्वल है, अनुपात इक्वल है। तो इस अनुपात से हम लोग क्या करेंगे, x बाई 1 किलोमीटर बराबर VR के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर, 3 बाई 4, तो 3 किलोमीटर पर आवर बाई 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, क्या बचा, खुद देख लीजिए क्या बचा, x बाई 1 किलोमीटर बराबर 3 बाई 4 बचा, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3 बाई 4 किलोमीटर। 3 बाई 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 3 बाई 4 इंटू 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, कितना हो गया, 750 मीटर आंसर। तो 750 मीटर किस बात का आंसर हुआ, क्वेश्चन के दूसरे भाग का आंसर हुआ। दूसरे किनारे पर कितनी दूरी तय करेगा, तो 750 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन हमको तो निकालना था कितना समय लगेगा। ठीक है, अब नदी पार करने में लगा समय, अब नदी पार करने में लगा समय, नहीं सॉरी, पहले हमको ये दूरी OC निकालनी है। अतः व्यक्ति के द्वारा तैरी गई दूरी therefore distance traveled by the man क्या होगा, खुद देख लीजिए, ये दूरी OC हमको चाहिए, OC बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। क्यों, यह लंब है, यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, तो AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको
पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद तब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए। हमको निकालना है नदी पार करने में कितना समय लगेगा। निश्चित रूप से पहले दूरी ओसी निकालनी होगी, चाल निकालना होगा। चाल निकाल चुके हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ये दूरी ओसी निकालेंगे, ओसी में डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करेंगे, दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ओसी निकालेंगे। व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, जा रहा था ऐसे, नदी बहा रही थी ऐसे, पहुंच गया ओ से सी पर, तो कितनी दूरी तय की गई पहले यह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे खुद देख लीजिए। एसी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस नदी की चौड़ाई डी मान लीजिए, डी स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर, और डी है 1 का स्क्वायर। कितना होगा, कैलकुलेट करके देखिए कितना होगा। ये हो जाएगा 9/16, ये हो गया 1। इसको हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे, 9 + 16/16 यानी कि 25/16 यानी कि 5/4 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसलिए नदी पार करने में लगा समय, इसलिए नदी पार करने में लगा समय। therefore time taken to cross the river, time taken to cross the river क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, यानी टी बराबर हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं, समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि t इक्वल टू डिस्टेंस है, ओसी स्पीड है v, अभी ओसी निकाले हैं 5/4 किलोमीटर, v निकाल चुके हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ओसी निकाले हैं, ये डिस्टेंस निकाले हैं 5/4 किलोमीटर, v निकाले हैं 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए t बराबर क्या होगा 1/4 आवर, ये आवर ऊपर चला जाएगा। 1/4 आवर को क्या लिख सकते हो, 1/4 × 60 मिनट, यानी कि टाइम हो गया 15 मिनट आंसर। कितना टाइम लगेगा व्यक्ति को, 15 मिनट लगेगा नदी पार करने में। समझ में आ गई बात। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए, व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था 4 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से। अगर नदी का पानी शांत रहता तो व्यक्ति ओ से ए पर पहुंच जाता, लेकिन नदी बह रही थी 3 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ओ से बी की दिशा में। व्यक्ति चलना शुरू किया था, तैरना शुरू किया था ओ से ए की दिशा में। दोनों वेगों के प्रभाव में व्यक्ति बह करके चला गया ओ से सी की ओर। तो सबसे पहले हमने निकाला
ओसी दिशा में उस व्यक्ति का वेग कितना था, यानी दोनों वेगों का योगफल सदिश योग कितना था। तो हमने निकाला 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट अंडर, बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए यह हो गया 16 प्लस 9 यानी कि 25 का रूट अंडर 5 किलोमीटर पर आवर हो गया दोनों वेगों का परिणामी वेग, यानी दोनों वेगों का योगफल। अब क्या किए, अब यह दूरी ओसी निकालना है, तो दूरी ओसी निकालने के लिए हमको x चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने यह किया कि रेशियो लिया, रेशियो का काम किया, अनुपात। जो अनुपात AC और OA का है वही अनुपात दूरी x और नदी की चौड़ाई d का है, वही अनुपात वेग 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, AC बाई OA बराबर x बाई 1 बराबर 3/4 कर दिया। उस हिसाब से हमने इस दूरी OC का वैल्यू निकाल लिया 5/4 किलोमीटर। दूरी निकल गया, स्पीड पहले निकाल चुके थे इसलिए टाइम निकाल लिए, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि दूरी बटा चाल, यह दूरी हो गया, यह चाल हो गया, टी हमने निकाल लिया। समझ में आई बात? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नजदीक से देख लीजिए। किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से हवा बह रही है। किसी बंदरगाह के नजदीक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा बह रही है। वहां पर कोई नाव खड़ी है बंदरगाह में, जिस पर लगा हुआ झंडा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में लहरा रही है। अगर नाव उत्तर की ओर 51 किलोमीटर के पर आवर के वेलोसिटी से चलना प्रारंभ कर दे, तब झंडा किस दिशा में लहराएगा। The wind is blowing with a speed 72 km per hour near a seaport. A flag on the boat is floating in northeast direction. If the boat starts moving with a speed 51 km per hour due north, then in which direction the flag will float? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन फिक्स करेंगे, किसको नॉर्थ मानेंगे, किसको साउथ मानेंगे, किसको ईस्ट मानेंगे, किसको वेस्ट मानेंगे। तब देखेंगे कि झंडा पहले किधर लहरा रहा था, अब किधर लहरा रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। इसको मान लेते हैं ईस्ट, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, बाएं हाथ की ओर नॉर्थ है, दाहिने हाथ की ओर साउथ है, पीछे पश्चिम है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए क्या है। कह रहा है कि एक झंडा लहरा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि ठीक बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में झंडा लहरा रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से हवा जिधर बह रही है उधर ही झंडा लहराएगा। हवा जिस दिशा में बह रही है उधर ही झंडा लहराएगा, यानी कि एयर का जो वेलोसिटी है वह है 72 किलोमीटर पर आवर।
हवा जो बह रही है वह बह रही है किस वेलोसिटी से? 72 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से बह रही है। ठीक है, किधर? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व का मतलब पूरब से भी 45 डिग्री और उत्तर से भी 45 डिग्री। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि नाव, अगर नाव पर लगा झंडा इस डायरेक्शन में लहरा रहा है, अगर नाव उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर दे, इस डायरेक्शन में 51 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चलना प्रारंभ कर दे, तब झंडा किधर लहराएगा? ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि इधर है 51 किलोमीटर पर आवर नाव का वेग। नाव का वेग है भी, बोट का वेग है 51 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की ओर। अब झंडा किधर लहराएगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यह आप सोचिए कि अगर हवा नहीं बहती रहती तब उत्तर की ओर नाव आगे बढ़ती, तब झंडा किधर लहराता? अगर पहले से हवा नहीं बहती रहती, झंडा नहीं लहराता रहता और नाव अगर उत्तर की ओर बहती, तो निश्चित रूप से झंडा किधर लहराता? दक्षिण की ओर लहराता। किस वेलोसिटी से लहराता? फ्लैग का ओरिजिनल वेलोसिटी है 51 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? अगर नाव नॉर्थ की ओर जाता तो झंडा किधर लहराता? साउथ की ओर। किस वेलोसिटी से? उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से नाव उत्तर की ओर जा रही है, बोट नॉर्थ की ओर जा रही है। तो झंडा इधर लहराता, लेकिन हवा बह रही इधर, तो अब झंडा किधर लहराएगा? पहले से हवा बह रही इधर, झंडा इधर लहरा रहा है, तो और नाव इधर चलना शुरू कर दिया। अगर ये वेलोसिटी नहीं रहता तो ये वेलोसिटी होता, यानी कि अब नाव इस दोनों वेलोसिटी के प्रभाव में, नाव दोनों वेगों के प्रभाव में, नाव नहीं झंडा दोनों वेगों के प्रभाव में लहराएगा। किस दिशा में? आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए किस दिशा में। ये रहा झंडे का परिणामी वेग की दिशा। दोनों वेगों के प्रभाव में ये रहा झंडे के परिणामी वेग की दिशा। क्या बताए थे समानांतर चतुर्भुज नियम में, पैरेललोग्राम रूल में, कि दो वेक्टर जिस दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके टेल से होकर के पास करेगा। जो विकर्ण वही परिणामी वेग यानी कि दोनों वेगों के योगफल को निरूपित करेगा, सदिश योग को निरूपित करेगा। तो हमको निकालना है ये डायरेक्शन, यानी कि हम इस एंगल को निकालेंगे। तो फॉर्मूला में क्या था? फॉर्मूला में था जिधर से अल्फा बना रही है उसको ए मानना है, यानी भी एफ को हम ए मानेंगे, इस वेलोसिटी को भी बी मानेंगे। एयर स्मॉल ए है, इसको हम लोग बी मानेंगे, और आर की जगह पर भी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यदि झंडे का परिणामी वेग दक्षिण से अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, तब इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी of the flag makes angle alpha with south, दक्षिण के दिशा से साउथ, then tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा।
वैल्यू रखेंगे बी की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, उसको बी माने, यानी यहां पर भी ए हो जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा, यहां भी एफ हो जाएगा, फिर यहां भी ए हो जाएगा, और थीटा कितना मानेंगे, थीटा कितना होगा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 में से 45 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 135 बचेगा। यानी कि दोनों के बीच का एंगल, यह एंगल कितना होगा, 180 में से 45 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 135 बचेगा। चलिए देखिए, तो VA का वैल्यू हो गया, यहां पर हम लोग लिखेंगे 135, यहां पर लिखेंगे 135, ठीक है। अब देखिए VA का वैल्यू है 72, साइन 135 का वैल्यू है 1/√2 बाई VF का वैल्यू है 51 प्लस VA हो गया 72 और माइनस 1/2, सॉरी 1/√2, 1/√2। क्या करेंगे हम लोग, tan अल्फा बराबर, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, वैल्यू रख दिए हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद तब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहां देखिए, और tan अल्फा इक्वल टू 72/√2 बाई 51 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51√2 माइनस 72/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 72/51√2 माइनस 72, ये कैलकुलेट करिएगा तो 72 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 72 के आसपास आ जाएगा। 72 के आसपास आने का मतलब है कि 72 माइनस 72 जीरो हो गया, अप्रॉक्स जीरो हो गया, अप्रॉक्स 72/0 यानी कि अप्रॉक्स इनफाइनाइट, और अप्रॉक्स इनफाइनाइट का मतलब क्या है, tan 90, यानी कि अल्फा इक्वल टू 90, यानी कि झंडा किधर लहराएगा, अब साउथ से 90 लहराएगा, करीब करीब 90 का मतलब क्या है, पूरब है, साउथ से करीब करीब 90 का मतलब क्या है, पूरब। ठीक है, आंसर हो गया करीब करीब पूरब, करीब करीब पूरब, अप्रॉक्स ईस्ट आंसर। समझ में आ गई बात, झंडा किधर लहराएगा तो करीब करीब पूरब लहराएगा। इसको क्या किए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा ये 72 के आसपास आएगा, ठीक है, 72 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यानी करीब करीब जीरो आ जाएगा। तो समथिंग बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होने का मतलब है कि tan 90 इनफाइनाइट होता है, ये अल्फा करीब करीब 90 हो गया, अप्रॉक्स 90 का मतलब क्या है, दक्षिण के अप्रॉक्स 90 का मतलब क्या है, करीब करीब पूरब। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, चलिए नोट कर लीजिए पॉज करके।